माननीय प्रदीप जी, राजेश्री जी, उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिनको आज अवार्ड मिला है उनको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे विशेष रूप से जिस विषय पर मैंने अपने विचार रखने चाहिए ऐसा कहा गया है वो काफ़ी लंबा विषय है, बड़ा विषय है, पर उसमें कम समय में अपनी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। ये बात भी सच है कि एक ही इसमें सभी विषय आना भी मुश्किल है। विशेष रूप से हमारा देश जो है एक शहरी और ग्रामीण इस विभाग में बटा हुआ है, अर्बन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर इंडिया। मैं आपको याद होगा एक शेतकरी संगठन में शरद जोशी थे, वो रूरल इंडिया को भारत कहते थे और शहरी इंडिया को इंडिया कहते थे और दोनों की तुलना करते थे। इन दोनों की तुलना में अर्थशास्त्र के दृष्टि से अगर इसके बारे में अध्ययन किया तो हमारे देश में टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में केवल 11 से 12% ग्रोथ जो आती है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। 22 से 24% जो आती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 52 से 56% जो आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है। हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने वाले, खादी ग्रामोद्योग, छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन होता है और हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है 40% इसी क्षेत्र से आता है। और अभी तक इस क्षेत्र ने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। और जब मैं इस विभाग का मंत्री था एमएसएमई का, तो हमने तय किया था कि हम और 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे और 40% जो एक्सपोर्ट है उसको 50% पे लेके जाएंगे और जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% है उसको 40% करेंगे। विशेष रूप से हमारी स्वदेशी विचारधारा जो है, जिसके आधार पर हम राष्ट्र के निर्माण का विचार करते हैं, वो 3 बिंदुओं की तरफ विशेष रूप से उसके ऊपर खड़ी है। पहला जो है वो इथिक्स है, जिसका उल्लेख अभी राजेश्री जी ने अपने भाषण में किया था कि हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और स्पिरिचुअल फिलॉसफी, ये हमारी भारत की संस्कृति की और इतिहास की बहुत बड़ी देन है और विश्व में इसको बहुत बड़ी मान्यता है। और इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसमें एक तरफ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान के साथ इन सब बातों को जोड़कर भविष्य का देश हमें खड़ा करना होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो एक तरफ इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, प्रभु रामचंद्र, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सब प्रकार की विरासतें मिली है। ये काफ़ी लंबी है, सबका नाम नहीं ले पाया हूँ क्योंकि भारत में जो जो बसे वो इतिहास बहुत प्रेरणादायी रहा है। पर इसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान की जोड़ इसलिए देनी पड़ेगी कि विश्व में अगर नंबर 1 पर हमें पहुंचना है तो विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको भी उसके साथ जोड़ना होगा। इथिक्स ये हमारे भारतीयों के मन में है, स्वभाव में है, शरीर में है, आत्मा में है, मन में है और इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर इथिक्स के बाद जो दूसरा पिलर इंपॉर्टेंट है वो है हमारी इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है, हम जिसका विकास, हमारा देश का विकास इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है
और हम विश्व की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। और इसलिए हमारी इकोनॉमी का जब विचार करते हैं तो साधारणतः हमारे देश में हमारी रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल ये जो इकोनॉमी है, ये जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके ऊपर आधारित है। और मैं वैज्ञानिक दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि इसी विचार का उपयोग करके इसको कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में एक अलग विचार से अध्ययन किया जा सकता है। हमारे देश में करीब 122-124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। यहाँ दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लोग वहाँ बड़े प्रमाण पर आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से जूझ रहे हैं। और इसका कारण यह है कि स्वाधीनता के बाद अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ी और रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर जहाँ होते उस इकोनॉमी को हमने एक प्रकार से निगलेक्ट किया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ा माइग्रेशन शहरों के तरफ आया और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, ये बड़े बड़े शहरों में पॉपुलेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ, जिसकी नई समस्याएं खड़ी हुई। जो आए हुए लोग आए वो खुशी से नहीं आए, वो मजबूरी से आए, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर और किसान में उनको जब रोजगार नहीं मिला, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं मिली और उसके कारण वो आए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने उसमें कहा था कि समाज का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और निरंतर उनकी भगवान के रूप में सेवा करें। और जिस दिन इस समुदाय को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हम जिस विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। राष्ट्रवाद, सर्वोपरि हमारी मातृभूमि, हमारा देश सबसे पहले है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा मिशन है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचार ये हमारा एक प्रकार से आत्मा है। और राष्ट्र को अगर समृद्ध और संपन्न करना है, सुपर इकोनॉमिक पावर करनी है, तो बहुत जरूरी है कि सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये हमारा उद्दिष्ट है। और इसी के द्वारा हमें जो उद्दिष्ट हमको हासिल करना है, वो उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, उसके साथ हमारी कटिबद्धता है। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि जब एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की मदरलैंड है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है। और एक प्रकार से लोकतंत्र का आज 130-140 करोड़ लोग इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और हमारा देश, हमारा संविधान जो है 4 बातों पर खड़ा है। एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी जुडिशरी, हमारी न्याय व्यवस्था। दूसरी हमारी विंग जो महत्वपूर्ण है वो हमारी मीडिया। और तीसरी हमारी विंग है हमारी लेजिस्लेटिव विंग, हमारे विधायक, सांसदगण। और चौथी है हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी कार्यपालिका। और इस 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से जबकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो तुलना करना आवश्यक है, इसलिए कहता हूं कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिलने के बाद देश में 3 बातों के विचारों की बहुत चर्चाएं थी। एक पहला विचार जो था वो साम्यवाद का था, दूसरा समाजवाद का था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, चाहे रशिया से या चाहे चाइना से प्रेरित हो, उनका वर्ग विग्रह पर विश्वास था और दुनिया के शोषित पीड़ित लोग एक हो, मजदूर एक हो, इस भावना पर उन्होंने अपनी विचारधारा को विकसित किया। पर आज हमें ध्यान में आया कि कम्युनिस्ट विचारधारा अपने ही धरती पर परास्त हुई है। आज चाइना में केवल लाल झंडा बाकी रहा है, बाकी कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई दिखता नहीं है।
रशिया में भी वही हालत है। और इसका मतलब ये है कि कम्युनिस्ट विचारधारा भविष्य में लोगों की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा का जो स्वरूप था उसके अनुरूप नहीं उतरी है। जो समाजवादी मूवमेंट हमारे देश में आई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े विद्वान थे और विशेष रूप से अनेक जगह पर प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, ये भी लोगों ने बहुत बड़ी विचारधारा थी, पर उसके अनुभव के बाद धीरे धीरे वो भी समाप्ति की कगार पर है। और एक स्वतंत्र पार्टी थी जिन्होंने अमेरिकन साम्राज्यवादी आर्थिक विचारों के आधार पर, लिबरल इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने अपनी एक विचारधारा रखी थी। और अमेरिका में आज हम देखते हैं कि वो भी हमारी सभी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। इस बात पर भी लोग अब स्थिति में है कि इसका नया विकल्प अब क्या होगा। तो नेचुरली मैं ये मानता हूँ कि जो गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति है वही जनता, जिसको राम राज्य की व्याख्या हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, वही सुशासन और डेवलपमेंट की संकल्पना है। और जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको केंद्र बिंदु मानकर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, यही हमारा उद्देश्य है। सामाजिक समता, सोशो इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये उसी समय आएगी जब पॉलिटिक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म समझकर काम किया जाएगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज ये सब करते समय हमें भविष्य का जो कुछ हमें प्लान है वो उसके बारे में सोचना होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो प्लान है इसके कुछ प्रमुख मुद्दों पर मैं कम समय में बोल पाऊंगा। और उसमें हमारी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में अगर वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार बातें अगर होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ आएगी वहाँ रोजगार निर्माण होगा, और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ प्रगति होगी, विकास होगा। गुड़गांव में जाके कैसी स्थिति दिखती है आपको, नोएडा में जाके कैसी दिखती है, मुंबई में जाके कैसी दिखती है, पूना में जाके कैसी दिखती है, और फिर कोई और ऐसे गांव में नाम नहीं लेता मैं, आप जाइए वहाँ की स्थिति कैसी है। तो जब इंडस्ट्री खुल जाती है तो रोजगार निर्माण होता है। तो पहली बात तो देश के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोजगार। गांधी जी कहते थे और हम कहते थे, नेहरू जी कहते थे, वी वांट टू मेक मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमको उत्पादन बढ़ाना चाहिए देश में। पर गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा उत्पादन होगा तब रोजगार निर्माण होगा। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था को निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए उद्योग आने चाहिए। पर उद्योगों में एक अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है। अब एग्रीकल्चर जो है उसका जो बेस है, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का, वो भी अलग है। तो स्वाभाविक रूप से हमें देश का प्लान अब करते समय इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है 120, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ रोजगार की कमी है, जिनका जीडीपी ग्रोथ में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, वहाँ हमको विकास की गति तेज बनानी होगी। उसके सिवा, वैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया एंड भारत में तफावत हो रही है, और ये दोनों तफावत को कम करके इसको एक करना होगा, तो गांवों का विकास करना होगा। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बार आपने सुना होगा, मैं अनेक दिनों से एक बात कहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमने बहुत बढ़ाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। आज गेहूँ, चावल हमारे पास सरप्लस है, गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस। आज हमारे पास शुगर, हम दुनिया को दे सकते इतनी शुगर है। हम 340 लाख टन शुगर हमने पिछले साल उत्पादन किया है, और 80 लाख टन हमारे पास स्टॉक में था, और हमारी जरूरत 280 लाख टन की है केवल।